हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शशांक थूल द थूल एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। हमने देखा हमारा बैंकिंग सेक्टर किस तरह से काम करता है और आज हम इसी लेक्चर को, इसी पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। इसके अलावा हम देखेंगे स्टॉक बाज़ार को और भारत में मौद्रिक नीति को। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम शुरुआत करते हैं रिजर्व बैंक से। हम रिजर्व बैंक, आरबीआई जिसको कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, अगर इसकी स्थापना की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 में हुई थी। इसे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत स्थापित किया गया था। रिजर्व बैंक की स्थापना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, क्योंकि अगर देखा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही जो रिजर्व बैंक की कार्यप्रणाली है, जो उसकी कार्य पद्धति है, उसके बारे में एक पूरा ड्राफ्ट बना के जो हिल्टन यंग कमीशन था उसके सामने रखा था। 1926 में जब यही कमीशन भारत में आया था तो उसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इस कमीशन ने भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए निर्देश या उनने जो रूपरेखा बनाई थी उसकी सराहना की। उसी के साथ अंबेडकर जी के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, एक किताब लिखी गई थी, उसका नाम था द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो इस किताब के बारे में भी इस कमीशन ने काफ़ी सारी बातों को वहाँ से अडॉप्ट किया और इस तरह से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है उसको लाया और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। अगर भारतीय रिजर्व बैंक की मैं बात करूँ तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। भारत सरकार के सभी बैंकों का संचालन इसी बैंक के हाथ में होता है। प्रारंभिक काल में यानी शुरू में इसका जो मुख्यालय था वो कलकत्ता में था। फिर 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में मैं बात करूं तो शक्तिकांत दास जी जो है वो इस भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। सन 2016 से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के बारे में, हाँ, जो मुख्य रूप से हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों की अगर मैं बात करूं तो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों को 3 मुख्य बिंदुओं में विभाजित किया जाता है, 3 भागों में इसे रखा जाता है। पहले भाग की अगर मैं बात करूं तो पहला है केंद्रीय बैंक संबंधी कार्य, दूसरा है सामान्य बैंक संबंधी कार्य और तीसरा है विकासात्मक कार्य। चलिए तीनों को हम एक एक करके देखते हैं। पहले को अगर मैं देखूं तो पहला है केंद्रीय बैंक संबंधी कार्य। केंद्रीय बैंक यानी कि जैसे कि हम कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक, यानी कि सभी बैंकों में सबसे ऊपर ये रहेगा और सारे बैंकों को दिशा निर्देशित करने का ये काम करता है। तो इसके तहत जो सबसे पहला इसका अधिकार है या सबसे पहला कार्य है वो है नोट निर्गम का अधिकार, एकाधिकार। आप सभी को पता है कि जितने भी भारतीय नोट हैं, हम जो नोट यूज़ करते हैं, जो करेंसी यूज़ करते हैं, नोट यूज़ करते हैं, करेंसी तो नहीं कहेंगे, नोट जो हम यूज़ करते हैं उसको कौन छापता है या वो किसके अधिकार में होते हैं, ये सारे ये भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार में होते हैं। वहीं अगर मैं सिक्कों की बात करूं तो सिक्के जो होते हैं वो जारी करता है या उनको ढालने का जो पूरा काम है वो है भारत सरकार के अधीन। भारत सरकार जितने चाहे उतने सिक्के ढाल सकता है। लेकिन अगर मैं केंद्रीय बैंक, हमारे केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की बात करूं तो ये नोट किस अनुपात में छापेगा या कितने ये नोट छापता है या इसको कितने नोट छापने चाहिए, इस बारे में थोड़ा सा एक संशय होता है। लेकिन जैसे कि अब मैं भी जब तैयारी के क्रम में था, जब मैं भी इसको पढ़ता था तो मैं सोचता था कि भाई ऐसा क्यों नहीं है कि हम जब हमारे पास हम मशीन है, सब कुछ है, तो हम क्यों ना खूब सारे नोट छाप के अपने आप को रईस बना लें। लेकिन ऐसा नहीं होता। जनरली होता क्या है, जो हमारी केंद्रीय सरकार है उसके अलावा और भी सरकारें हैं, जैसे राज्य सरकारें हो गई, बैंक्स हो गए, तो ये बैंकों का बैंक है, केंद्रीय बैंक है, तो ये इन सभी को एक तरह से लोन प्रदान करता है या पैसा देता है। ठीक, अब इसके बदले में जैसे मान लीजिए भारतीय सरकार जो है उन्हें कोई स्कीम चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता है,
तो वो किसके पास जाएंगे? वो अपने केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई के पास जाएगा। अब जो भारतीय सरकार है वो सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि उसने मुंह से बोल दिया कि भाई हमें मान लीजिए मनरेगा को चलाने के लिए हमें 200 करोड़ की आवश्यकता है, आप हमको 200 करोड़ दे दो। तो सिर्फ मुंह से तो बात होगी नहीं, ऑन पेपर सारी बात होगी। जो भारतीय गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो क्या करेगी? वो केंद्रीय बैंक के पास जाएगी, आरबीआई के पास जाएगी और ऑन पेपर मतलब एक जिसको हम कह सकते हैं प्रतिभूति, एक प्रतिभूति देगी, एक सिक्योरिटी देगी कि भाई आप हमें 200 करोड़ दे दीजिए जिसको हम फला फला स्कीमें चलाएंगे, बदले में इतने इतने सालों में हम इतने इतने प्रतिशत, क्योंकि ये बैंक है तो ब्याज तो लेगा ही लेगा, ठीक है। हो सकता है कम ब्याज ले, सरकार है तो कम ब्याज ले, या अलग अलग जो उसकी पॉलिसीज है उसके तहत अलग अलग ब्याज ले, लेकिन ब्याज क्योंकि ये केंद्रीय बैंक है तो इसको भी अपने आप को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो ब्याज लगेगा। तो ये सरकार, चाहे वो सरकार को पैसा दे या जो उसके अधीन बैंक हैं, जो व्यावसायिक बैंक है, इसके यानी जो कमर्शियल बैंक्स हैं जो आरबीआई के अंडर में काम करते हैं, आरबीआई दिशा निर्देश के अनुसार काम करते हैं, वो भी जब इससे आरबीआई से लोन लेते हैं तो उनसे भी वो ब्याज लेता है। हमने सीआरआर और एसएलआर और बैंक रेट वगैरह की बात की थी, आगे और इनको समझेंगे। तो अब होगा क्या कि जब सरकार ने, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि मान लीजिए मनरेगा को चलाने के लिए 200 करोड़ की आवश्यकता है। अब आरबीआई के पास जब वो सरकार आएगी, ठीक है, एक सिक्योरिटी लेके, एक ऑन सिक्योरिटी यानी एक पेपर होगा जिसके ऊपर लिखा होगा हमें इतने इतने पैसे की आवश्यकता है, इतने इतने समय के लिए आवश्यकता है, और जब हम इसको चुकाएंगे तो इतने इतने ब्याज के साथ हम इसको चुकाएंगे। तो वो पेपर अपने पास रख लेगा और उसके बदले में जितने भी पैसे मांगे गए, मान लीजिए 200 करोड़ मांगे हैं तो 200 करोड़ वो सरकार को दे देगा। अब होगा क्या यहाँ पे कि मान लीजिए आरबीआई के अकाउंट में पैसा नहीं है, आरबीआई के पास अभी उतना कैश नहीं है, या उसके पास अभी पैसा नहीं है, या नोट फॉर्म में है ना, यानी कि करेंसी के नोट के रूप में, तो वो क्या करेगा? फिर वो जो छपाई खाने हैं जहाँ नोट छपते हैं उनको निर्देशित करेगा कि उसे इतने इतने पैसे की आवश्यकता है, फिर वो नोट छाप के दिए जाएंगे वहाँ से। आगे समझ में? तो इस सीक्वेंस के तहत ये पूरा एक काम चलता है, ठीक है। अपन को उतना डिटेल में और इतना लॉजिकली नहीं जाना है, साधारण शब्दों में हमने समझ लिया कि किस तरह से ये कितने नोट छापता है। तो नोट छापने का जो पूरा एकाधिकार है वो किसके पास है? वो आरबीआई के पास है। आगे चल के धीरे धीरे और भी हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएगी। अगला अधिकार देखते हैं। अगला देखते हैं सरकार का बैंकर। ये थोड़ा सा बनकर हो गया है, मतलब मिस्टेक हो गया, उसको जब आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करेंगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा। सरकार का बैंकर, एजेंट और सलाहकार के रूप में। तो ये सरकार का बैंकर है, सरकार के बैंक या सरकार के खातों का सरकार ऋण देती है, सरकार ऋण लेती है। जैसे हमने सुना होगा, आपने सुना होगा कि भाई हमने नेपाल को इतने इतने करोड़ दान दिए, या हमने वर्ल्ड बैंक से इतना इतना पैसा कर्ज में लिया, तो पैसा आता होगा, तो कहीं ना कहीं तो आता होगा। तो ये सारे जो अकाउंट्स हैं ये किसके पास होंगे? ये आरबीआई के पास होंगे। इसके अलावा वो एक एजेंट के रूप में कार्य करता है और साथ में ही एक सलाहकार के रूप में भी काम करता है। समय समय पर सरकार को आर्थिक क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में ये सलाह देता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसका कार्य है बैंकिंग व्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण, या बैंकों का बैंक और साथ नियंत्रण। ठीक, जैसे कि मैंने बताया ये बैंकों का बैंक है। बैंकिंग व्यवस्था यानी कि बैंकिंग सेक्टर हमारे यहाँ से कैसे काम करेंगे, जो पूरी बैंकिंग व्यवस्था है वो किस तरह से काम करेगी, इन सारी चीज़ों का नियम बनाना, उन पर नियंत्रण रखना, ये सब काम कौन करेगा? आपका रिजर्व बैंक। और किसके तहत करेगा? केंद्रीय संबंधी कार्यों के तहत। अब अपन आते हैं दूसरे पे, यह है सामान्य बैंकिंग संबंधी कार्य। सामान्य बैंकिंग संबंधी कार्य बिल्कुल सरल है। जैसे निक्षेपण स्वीकार करना, यानी कि कोई अब सरकार के पास पैसा है तो वो कहाँ जमा करवाएगी? आरबीआई में। तो एक तरह से जैसे हम अपना खाता खुलवाते हैं और अपने पैसे जमा करते हैं, तो इस तरह से वहाँ पे भी जन सामान्य के खाते नहीं होते, सरकार के और जो उसके साथ जो काम करने वाले अधीनस्थ बैंक हो गए, अन्य सरकारें हो गई, बड़ी संस्थाएं हो गई, उनका एक तरह से खाता और वो स्वीकार करना के कार्य करता है। फिर अगली बार है ऋण लेना। ये ऋण लेता भी है, ऋण देता भी है, ऋण प्रदान भी करता है। ठीक, दूसरे जो बैंक हैं उनके पास अगर पैसा ज़्यादा हो जाता है, उनको अच्छा मुनाफा हो रहा है, पैसा ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं? उसको रिजर्व बैंक को ऋण के तौर पे दे देते हैं। उसके बदले में रिजर्व बैंक उनको कुछ ब्याज प्रदान करता है।
उसी तरह से किसी बैंक के पास पैसे की कमी है तो वो आरबीआई से ऋण ले सकता है। आगे चलते हैं। विदेशी विनिमय बिलों का क्रय विक्रय। विदेशी विनिमय बिल यानी कि जैसे कि मैंने बताया आपको, सिक्योरिटी होती है, एक सरकार ने एक पेपर में लिख के दे दिया कि भाई इतने समय में बाद हम इतना इतना पैसा आपको इतने इतने ब्याज राशि के हिसाब से आपको देंगे, जैसे फिक्स डिपॉजिट में हम करवाते हैं। ठीक, तो इस तरह के जो विनिमय पत्र होते हैं या बिल्स होते हैं, ठीक है, इनका क्रय विक्रय करना, कौन से वाले? विदेशी। अब कोई अमेरिका का हो सकता है, कोई हम जैसे भारत सरकार कई सारे देशों के साथ करती है, तो या इंटरनेशनल मार्केट में जब इन सारी चीज़ों का ट्रेड होता है तो भारत की तरफ से कौन इसमें भाग लेता है? आरबीआई। आगे बढ़ते हैं। व्यापारिक एवं कृषि बिलों का क्रय विक्रय। इसके अलावा इसी तरह से कुछ व्यापारिक बिल्स होते हैं, कुछ कृषि बिल्स होते हैं, या सिक्योरिटीज़ होती है, या जिनको हम प्रतिभूति कहते हैं, या आपके बॉन्ड्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का क्रय विक्रय कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। फिर स्वर्ण का क्रय विक्रय, ये भी कौन करता है? आरबीआई करता है। अगला आते हैं, नेक्स्ट है विकासात्मक कार्य। विकासात्मक कार्यों की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है? बैंक सुविधाओं का विस्तार करना, कि बैंकिंग सुविधाएं किस तरह से बेहतर होती जाए। उसके बाद है कृषि, उद्योग और लघु उद्योग। इन सभी क्षेत्रों में जो साख प्रबंधन होता है, प्रबंधन मतलब होता है क्रेडिट प्रोवाइड करना, यानी कि उनको उन क्षेत्रों में पैसा देना। कोई किसान है या कृषि क्षेत्र से संबंधित लोग हैं तो उनको उनके कृषि कार्य के लिए पैसा देना, बीज खरीदने के लिए उधार देना, खेती बाड़ी खरीदने के लिए उधार देना, या खेती से संबंधित जो उपकरण आते हैं उनको खरीदने के लिए उधार देना। तो ये क्या कहलाएगा? कृषि साख। उसी तरह से उद्योग की मैं बात करूं तो उद्योग स्थापित करने से लेके कच्चा माल खरीदना, उसके बाद पैक माल या तैयार माल को बेचना, उन सभी कार्यों के लिए जो भी ऋण दिया जाता है, जो भी ऋण के तौर पे धन दिया जाता है, वो ये क्या कहलाएगा? औद्योगिक साख प्रबंधन। उसके बाद उसी तरह से अगर मैं देखूँ लघु उद्योगों में पैसा देना, लघु उद्योग स्थापित करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए उधार देना, पैसा देना, ये क्या कहलाएगा? लघु साख। अगला है कीमत की स्थिरता। कीमत की स्थिरता यानी कि जो कीमतें हैं, वस्तुओं की जो कीमत है, सेवाओं की जो कीमत है बाजार में, उनको स्थिर बनाए रखने का भी कार्य रिजर्व बैंक का है। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कीमत को स्थिर रखने का जो महत्वपूर्ण कार्य आरबीआई करता है उसी को हम कहते हैं मौद्रिक नीति। तो आइए देखते हैं मौद्रिक नीति आखिर क्या है। मौद्रिक नीति की अगर मैं बात करूं तो साधारण अगर शब्दों में मैं कहूं कि जब महंगाई बढ़ती है या बहुत कम हो जाती है। देखिए, महंगाई अगर बहुत बढ़ गई तो भी मुश्किल है, क्योंकि लोग चीज़ को खरीद ही नहीं पाएंगे। महंगाई अगर बहुत कम हो गई तो भी मुश्किल है, क्योंकि उससे भी उत्पादन नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई चीज़ है, मान लीजिए आज मोबाइल की कोई कंपनी है, वो 10,000 रुपये में मोबाइल बना रही है, लेकिन उसका प्रॉफिट बहुत कम हो जाए, सरकार कुछ ऐसे नियम ले आए या मार्केट की हालत ऐसी हो जाए कि उसे अपने 10,000 के मोबाइल को 5,000 में बेचना पड़े, तो वो क्या करेगी? क्या वो उत्पादन बढ़ाएगी? क्या वो ग्रोथ कर पाएगी कंपनी? क्या इससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं होनी चाहिए और चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होनी चाहिए। किसानों की आत्महत्या का कारण क्या है? जो उनकी उत्पादन का लागत है, जो उनने उत्पादित किया है, वो मिल ही नहीं पा रहा। उनको खुद सारे खर्चा करने के बाद मान लीजिए उसको 10 रुपये प्रति किलो टमाटर बेचना है, लेकिन मार्केट में इतना ज़्यादा उत्पादन हो गया है, ऐसी स्थिति आ गई है, मजबूरी है, वो 2 रुपये 3 रुपये में बेच रहा है। इस तरह से उसकी वृद्धि नहीं हो पाती है, मजबूरन वो आत्महत्या कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने मुद्दे पे आते हैं। भारत की मौद्रिक नीति को हम देखते हैं, जिसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसी नीति है जो रोजगार की समस्या को हल करने, अर्थव्यवस्था को स्थिर करने, आर्थिक विकास को गति प्रदान करने, भुगतान संतुलन की समस्या को हल करने, कठिन और जटिल समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब ये कैसे करती है, इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले भी हमने पुराने लेक्चर्स में डिस्कस किया था, जब डिमांड ज़्यादा होती है, मांग ज़्यादा होती है,
जैसे कि आप इस फोटो में पिक्चर में हम देखते हैं 4 बच्चे हैं, वीडियो गेम एक है। अब 4 बच्चे हैं, वीडियो गेम एक है, तो जो शॉर्टेज है, शॉर्टेज यानी कमी है, सप्लाई की कमी है, क्योंकि 4 लोगों पे एक चीज़ है, तो मांग क्या होगी, मांग बढ़ेगी। इसी का विपरीत हम देखते हैं, यहाँ आप देखेंगे सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, यानी कि बहुत सारी वीडियो गेम है और ख़रीदने वाला कौन है, एक ही बच्चा है। अब होगा क्या, जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसको हम कहते हैं सरप्लस। सरप्लस की स्थिति में प्राइस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, प्राइस घट जाते हैं। इसी चीज़ को हम देखते हैं कि अब आरबीआई जो है वो मौद्रिक नीति के तहत कैसे इस स्थिति को नियंत्रित करता है। अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं डिमांड ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे हैं और वीडियो गेम एक ही है, तो यह वाली स्थिति क्या कहलाती है, शॉर्टेज। इस स्थिति में क्या होगा, वीडियो गेम का प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। कोई कह रहा है भाई हम 100 रुपये में खरीदेंगे, दूसरा बोलेगा हम 120 रुपये में खरीद लेंगे, तीसरा बोलेगा हम 150 रुपये में खरीद लेंगे, चौथा बोलेगा हम 200 रुपये में खरीद लेंगे, पाँचवा बोलेगा मुझे 250 रुपये में दे दो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, चीज़ों की जो कीमत है वो बढ़ेगी। अब इसको कम कैसे किया जा सकता है, जो कीमत है उसको नीचे लाना है आपको, तो आप कैसे ला सकते हैं, आपके पास 2 साधन हैं। पहली चीज़, या तो आप सप्लाई बढ़ा दीजिए, 5 बच्चे हैं तो उनके लिए, पाँचों के लिए एक एक आपने वीडियो गेम की व्यवस्था कर दी, 100 रुपये में सबको आपने बेच दिया। या फिर आप ये कर सकते हैं कि कुछ ऐसा ही नीति अपनाएं, या कुछ ऐसा आप करें कि जो 5 बच्चे हैं इनके पास 100 रुपये ही हो, इससे ज़्यादा दे ही ना पाए। अब आरबीआई की अगर मैं बात करूं, या आप अगर आरबीआई हैं, तो आप वीडियो गेम वाले को ये तो नहीं कह सकते कि आप ज़्यादा वीडियो गेम बनाओ, लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास मनी को कंट्रोल करने की पावर है। इसी को हम मौद्रिक नीति कहते हैं, कि आपके अंदर वो शक्ति है, यानी कि अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई के पास वो ताकत है या वो नीतियां हैं जिसके तहत वो मार्केट में जो मनी का फ्लो होता है, धन का प्रवाह जो होता है, उसको रोक सके या उसको नियंत्रित कर सके। रोक तो नहीं पाता, नियंत्रित करता है। अब यहाँ पे इसका विपरीत चलते हैं। अब यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो गई, बहुत सारी वीडियो गेम है, खरीदने वाला बच्चा एक ही है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास पैसा है, तो प्राइस क्या होंगे, प्राइस लो होंगे, क्योंकि बहुत सारी वीडियो गेम बनाने वाली कंपनियां हैं, वो बोलेगी भाई आप 100 नहीं, आप हमसे 90 रुपये में ले लो। दूसरी कोई कंपनी आएगी 90 नहीं, आप हमको 80 रुपये में हम बेच रहे हैं आपको। तीसरी कोई कंपनी आएगी, बोलेगी हम 70 रुपये में बेच रहे हैं। इस तरह से दाम कम होते जाएंगे। तो अब दाम बहुत कम होना भी एक तरह से नुकसानदेह है। तो दाम को प्रॉपर करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे क्या कम करेंगे, मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, धन के प्रवाह को बढ़ाएंगे। तो धन के प्रवाह को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कुछ ऐसी नीति अपनाएं जिससे बहुत सारे लोगों के पास पैसा आ जाएगा। बहुत सारे लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे कि हमको भी वीडियो गेम दे दो, हमको भी वीडियो गेम दे दो। ऑटोमेटिकली जो प्राइस है, जो कीमत है, वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये सारा ही काम जो है ये आरबीआई कैसे करता है। तो आरबीआई के पास ये सारे काम करने के लिए कुछ उपकरण हैं, कुछ यंत्र हैं, कुछ टूल्स हैं। पहले टूल्स की अगर हम बात करें तो पहला टूल है बैंक दर। बैंक दर क्या होता है, बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को प्राथमिक श्रेणी की प्रतिभूति पर कर्ज प्रदान करता है। आगे समझ में, कुछ सिक्योरिटीज़ होती है, कुछ सिक्योरिटीज़ जैसे हो सकता है वो किसी बैंक के पास कुछ गोल्ड पड़ा हो, कुछ प्रॉपर्टीज़ के पेपर हो, या कुछ बॉन्ड्स हों, तो ये क्या करेगा, बैंक आरबीआई के पास जमा कर देगा, अपने केंद्रीय बैंक के पास जमा कर देगा और उसके आधार पर वो कर्ज लेगा। ये कहलाती है बैंक दर। फिर अगला है बैंक के नगद कोषानुपात में परिवर्तन। कोषानुपात की अगर मैं बात करूं तो हमने सीआरआर और एसएलआर को ऑलरेडी डिस्कस किया था। पिछले लास्ट लेक्चर में हमने सीआरआर को और एसएलआर को डिस्कस किया था। अब अपन ये देखते हैं कि बैंक दर, सीआरआर और एसएलआर ये तीनों किस प्रकार से जो बाज़ार है, बाज़ार में जो धन का प्रवाह है यानी मनी सप्लाई है, बाज़ार में कैसा
जो धन जा रहा है उसको कैसे नियंत्रित करते हैं, आइए इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं CRR की बात करूं और SLR की बात करूं तो इसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर बैंक के पास मान लीजिए 1000 रुपये डिपॉजिट आया, RBI के निर्देशों के अनुसार CRR 4% होनी चाहिए। ये उदाहरण के तौर पे मैं दे रहा हूँ, आप लोग जहाँ तक है मुझे 4% ही याद है, ठीक है। आप लोग और अपडेट कर लीजिएगा कि अभी क्या चल रही है। जैसे CRR अभी 4% चल रही है तो 1000 रुपये का 40 रुपये आपको कहाँ जमा करना पड़ेगा, अपने RBI में। उसी तरह से अगर RBI के निर्देश के अनुसार SLR जो है वो 20% है और बैंक के पास मान लीजिए 1000 रुपये डिपॉजिट आता है तो उसमें से 80 रुपये वो रखेगा और बाकी के 200 रुपये का क्या करेगा, 200 रुपये को वो कुछ बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इस तरह की प्रतिभूति और सिक्योरिटीज़ में और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेगा 200 रुपये का, जिससे उसको इंटरेस्ट यानी ब्याज प्राप्त होगा। ये हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। बैंक रेट भी हमने देख लिया। अब कैसे ये काम करेगा, अब मान लीजिए बैंक रेट है, CRR है और SLR है, इन तीनों को RBI बढ़ा देता है। जैसे कि हमने देखा कि 4% है और 20% है। अगर इन सबको बढ़ा देता है, मान लीजिए CRR को उसने 5% कर दिया, SLR को 20 से 25% कर दिया, तो अब होगा क्या कि बैंक के पास लोन देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पैसा वैसे उतना ही कम होता जाएगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जैसे CRR की बात करूं तो वो 4% है। 100 रुपये बैंक के पास आया तो उसमें से क्या है, 4 रुपये तो उसको कहाँ जमा कर देने हैं, RBI में जमा कर देने हैं। बचे कितने, 96 रुपये, और वो 96 रुपये को मार्केट में फ्लो करेगा, मार्केट में घुमाएगा, दूसरों को ऋण देगा, ठीक है ना, होम लोन देगा, पर्सनल लोन देगा, कार लोन देगा, फिर उससे उसको ब्याज मिलेगा। इस तरह से वो पूरी जो साइकिल है वो चलती रहती है। लेकिन अब CRR को क्या कर दिया RBI ने, बढ़ा दिया, 5% कर दिया। अब 5% कर दिया तो अब बैंक के पास हाथ में कितना पैसा है, सिर्फ 95 रुपये है। इसी तरह से अगर बढ़ाते चलेगा तो जैसे जैसे वो बढ़ाते चलेगा बैंक के पास पैसा उतना कम आएगा, उतना कम आएगा तो वो उतने कम क्या देगा, मार्केट में लोन देगा। जो भी लोन देगा या जो भी पैसा वो लोन, जैसे होम लोन देता है, कार लोन देता है और अपना पर्सनल लोन देता है, तो उनकी या तो फिर वो क्या करेगा, जो ब्याज दर है उनको उतना ज़्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि उसको अपने खर्चे भी निकालने हैं, पूरा मेंटेनेंस वो सब निकालना है। तो वो सब निकालने के लिए क्या करेगा, क्योंकि उसको लोन कम देने हैं तो वो ब्याज दर महंगी कर देगा। ब्याज दर महंगी कर देगा तो बाजार में क्या हो जाएगी, पैसे की कमी हो जाएगी। पैसे की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, अब लोगों के पास पैसे की कमी है तो लोग चीज़ें कम खरीदेंगे। चीज़ें जब कम खरीदेंगे तो चीज़ों के जो दाम हैं, वस्तुओं के जो दाम हैं, वो क्या हो जाएंगे, अपने आप सस्ते हो जाएंगे और जो महंगाई है वो नीचे आ जाएगी। आगे समझ में। इसी का उल्टा, इसी के विपरीत अगर हम देखें, जब बैंक रेट, CRR और SLR इसको अगर RBI को घटा देता है, घटा देगा तो बैंक के पास क्या होगा, ज़्यादा पैसा होगा। बैंक के पास जब ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटने के लिए बैंक क्या करेगा, ब्याज दर जो है उसको कम करेगा। जब ब्याज दर कम करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कार खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मकान खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल लोन ले जाएंगे। जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे तो लोगों के पास क्या आएगा, पैसा आएगा, यानी बाज़ार में क्या आएगा, पैसा आएगा। जब बाज़ार में पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी तो जो चीज़ों की, जो वस्तुओं की जो कीमत है वो भी बढ़ने लगेगी और इससे जो कीमत जो बहुत नीचे चली गई थी वो अपने आप क्या हो जाएगी, ऊपर आने लगेगी। आगे समझ में। इस तरह से महंगाई फिर बढ़ जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टूल है, अगला जो उसका यंत्र है या उपकरण है वो क्या है, वो है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं में क्या होता है, जिसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। इसके तहत क्या RBI क्या करता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि RBI के पास बहुत सारी सिक्योरिटीज़ यानी प्रतिभूतियाँ सरकार रखती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो और बैंक्स हों, वो सब जमा करते हैं और उसी के आधार पर जो RBI है उनको ऋण प्रदान करता है। अब बैंक RBI के पास बहुत सारी सिक्योरिटीज़ जम है। ठीक, अब ये रखी हुई है सिक्योरिटीज़, ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार की क्रिया के तहत RBI क्या करता है,
उसको मार्केट से मान लीजिए पैसा खींचना है, पैसा अपने पास लाना है, तभी यानी मार्केट में उसको पैसा कम करना है। पैसा कम करेगा तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा तो कम चीज़ें खरीदेंगे, चीज़ें कम खरीदेंगे तो वस्तुओं के दाम अपने आप घट जाएंगे। ठीक, अब इसको करने के लिए वो क्या करेगा कि बैंक जो पैसा ऋण में दे रहे हैं दूसरी जगह दूसरे लोगों को, केंद्रीय जो बैंक है, जो आरबीआई है, वो क्या बोलेगा, भाई आप हमसे ये प्रतिभूति खरीद लो, यानी ये सिक्योरिटीज़ खरीद लो। वो सोना भी हो सकता है, ठीक है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज़ और प्रतिभूति जो सरकार और केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा आरबीआई को दी गई है वो हो सकती है। तो ये सब किसको दे देगा, वो जो व्यावसायिक बैंक है, यानी कि एसबीआई हो गए, एक्सिस बैंक हो गया, इन सारे बैंक्स को वो दे देगा कि भाई आप बाहर जाओगे, बाहर किसी व्यक्ति को दोगे, होम लोन दोगे, पर्सनल दोगे, और उसके बाद फिर आपको आपका पैसा ब्याज में मिलेगा। आप डायरेक्टली आरबीआई उसको ले लेगा और बदले में उसके ये सिक्योरिटीज़ उनको दे देगा, इस पर भी उनको क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से पैसा किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा। पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा तो अब फिर वही स्थिति आ जाएगी कि बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा है नहीं है। अब बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा नहीं है तो लोन क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। लोन महंगे हो जाएंगे तो कम लोग लोन लेंगे, कम लोगों के पास पैसा होगा, कम लोगों के पास पैसा होगा तो मार्केट में क्या हो जाएगा, पैसे की कमी हो जाएगी। पैसे की कमी हो जाएगी तो वस्तुओं के दाम अपने आप कम हो जाएंगे। इसी का उल्टा कर देते हैं। इसी का अगर हमने उल्टा कर दिया कि बैंक के पास भी बहुत सारी प्रतिभूति और सिक्योरिटीज़ होंगी, उनके पास सोना डिपॉजिट होगा, सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट होगी, ठीक है ना, कुछ प्रॉपर्टीज़ डिपॉजिट होगी, तो ये सारी चीज़ें आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बोलेगा कि तुम्हारे पास रखिए, तुम मेरे को दे दो, उसके बदले में मैं आपको क्या दे रहा हूँ, कैश दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ। अब आरबीआई ने सिक्योरिटीज़ वो ले ली और बैंक को क्या दे दिया, पैसा दे दिया, कैश दे दिया। अब बैंक के पास पैसा आ गया तो उसके पास ज़्यादा पैसा आ गया तो वो क्या करेगा, ज़्यादा लोन देगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन देगा तो लोन की जो ब्याज दर है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब ऋण लेंगे तो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा। ज़्यादा लोगों के पास जब पैसा आएगा तो जो कीमत है, जो वस्तुओं की जो कीमत है वो अपने आप बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट है प्रतिभूतियों और ऋणों पर मार्जिन का निर्धारण। जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं, जितनी भी प्रतिभूतियां हैं, उन पे जो मार्जिन है उसको निर्धारित करके भी जो आरबीआई है वो मार्केट में जो पैसा है उसके फ्लो को उस पर जो बाजार में जो धन है उस पर नियंत्रण रखता है। अगला है साख राशनिंग। साख राशनिंग का मतलब है क्रेडिट पे पैसा दे देना। जब उसको आरबीआई को ऐसा लगता है कि मुझे और ज़्यादा मार्केट में पैसे को डालने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथों में पैसा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा और लोग खरीद सकें, इसके लिए पैसा होना चाहिए, तो क्या करता है, जो अपने व्यावसायिक बैंक हैं उनको सीधा सीधा, या व्यापारिक बैंक हैं उनको सीधा सीधा ऋण या जो भी वो ऋण देता है उसको न्यूनतम दर पे ऋण प्रोवाइड कर देता है। चलिए, तो ये थी आपकी मॉनिटरिंग पॉलिसी। आई होप समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो आरबीआई है, जो रिजर्व बैंक है, वो मार्केट में धन के प्रवाह को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नरसिंहम समिति को। नरसिंहम समिति की अगर मैं बात करूं तो 1991 में इसको बनाया गया था और एम नरसिंहम जो पूर्व गवर्नर थे, 13वें नंबर के गवर्नर थे आरबीआई के, उनकी अध्यक्षता में इस समिति को बनाया गया था। इसके उद्देश्य की हम बात करें तो जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ। पहला हुआ 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का जो निजी बैंक थे उनको राष्ट्रीय बैंक बनाया गया। उसके बाद 1980 में 27 बैंकों को राष्ट्रीय बैंक बनाया गया। तो ये जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसके बाद बैंकिंग क्षेत्र में जो परिवर्तन आए, उसके बाद जो बैंकिंग क्षेत्र में चेंजेस आए, उनको देखने के लिए और साथ में कि बैंकिंग क्षेत्र को हम और कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए इस समिति को बनाया गया। तो आइए देखते हैं इस समिति ने क्या सिफारिशें दी, क्या रिकमेंड्स करी। इस समिति ने सबसे पहले कहा कि जो CRR और SLR है उसे कम करना चाहिए। उसके बाद जो ब्याज दर है उनको निर्धारित करने की जो स्वतंत्रता है वो किसके पास होनी चाहिए, वो बैंक के पास होनी चाहिए।
इसके अलावा उन्होंने कहा 3 से 4 बैंक ऐसे बनाए जाएं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों। उसके बाद जो विशिष्ट क्षेत्र हैं उनके लिए स्थानीय बैंकों का प्रबंध किया जाए, यानी स्थानीय स्तरों पर बैंकों का गठन किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक यानी आरआरबी, ठीक है, उनकी स्थापना की जाए। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि यानी असेट रिकंस्ट्रक्शन फंड एआरएफ की स्थापना की जाए। ऋण वसूली के लिए विशेष ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाए। बैंकों को पूंजी जुटाने की अनुमति दी जाए। इसके बाद एक बार फिर से नरसिम्हा समिति की स्थापना की गई 1998 में। देखिए, अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो बैंकिंग सेक्टर में जब अगर हम 1991 पहले की 1991 के पहले की अगर हम बात करें तो हम, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी। हमने एक समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी समाजवादी विकास को चुना था। निजी बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हो गया, जब वो गवर्नमेंट के अंडर में आ गए, तो उनका काम कैसा हो गया, बिल्कुल एक तरह से सरकारी काम हो गया। अब किसको लोन देना है, किसको लोन नहीं देना है, ये सब किसके ऊपर होने लगा, ये कौन निर्धारित करने लगे या किन के दबाव में सारे काम होने लगे। जो वहाँ पे बड़े अधिकारी हो थे, जो सरकारी अधिकारी थे, मान लीजिए किसी विधायक है या राजनीतिक ऊंचे कद वाले लोग हो गए, इनके प्रभाव में आकर जो बैंक के लोन्स हो गए या बैंक के स्कीम्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें थी वो इन सारी चीज़ों से प्रभावित होने लगी। इस सारे प्रभाव से, यानी ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर चल रहा था, एक तरह से सरकारी तंत्र के प्रभाव से बैंकिंग सेक्टर को बाहर लाने की नरसिम्हा समिति ने सिफारिश की। अब देखते हैं 1998 में फिर से नरसिम्हा समिति को बनाया गया। इसके अध्यक्ष वही एम नरसिम्हन ही थे। अब देखते हैं इस समय उन्होंने क्या सिफारिश की। लगभग कुछ उसी तरह की सिफारिशें थी, जैसे कि 2 से 3 जो बैंक हैं उनको मिलाकर एक बड़े बैंक की स्थापना की जाए। 2 से 3 जो बड़े बैंक हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक मंच प्रदान किए जाए। एनपीए से निपटने के लिए कठोर मानदंड बनाए जाए। एनपीए की अगर मैं बात करूं, इसको काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखिए क्या होता है, जब कोई व्यक्ति लोन लेता है और वो लोन नहीं चुका पाता है, तो वो जो लोन होता है वो क्या हो जाता है, एनपीए हो जाता है, यानी कि परफॉर्म नहीं कर रहा है और बैंक को उसका पैसा वापस नहीं मिल रहा है। बैंकिंग सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, बैंक कैसे काम करता है, उसके पास पैसा जमा आता है, वो दूसरों को लोन देता है। लोन देने के बाद उससे ब्याज के रूप में जो भी उसको आमदनी होती है, उससे ही वो फिर आपको आपके बचत खाते पे या फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज दे पाता है। ठीक, अगर मान लीजिए उसने आपसे पैसा ले लिया या जनता से पैसा डिपॉजिट कर लिया और किसी तीसरे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को लोन दे दिया, ठीक है, अब वो उसका लोन लेके भाग गया, तो इसमें क्या होगा, पूरा बैंकिंग सिस्टम डूब जाएगा। तो इसलिए नरसिम्हा समिति ने कहा गया कि ये जो एनपीए है, इसको एनपीए के लिए जो कठोर है, कठोर से कठोर नियमों को लाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी बैंकों को उनके अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के समान व्यावसायिकता के साथ काम करने के लिए अधिकाधिक स्वायत्तता दी जाए, यानी कि उनको स्वतंत्रता दी जाए, जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनके समकक्ष बैंक हैं उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकें। आगे बढ़ते हैं। निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मानदंड की सिफारिश की जाए तथा इन्हें पूर्ण न कर पाने वाले बैंकों को दंड दिया जाए। निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मानदंड की अगर मैं बात करूं कि किसी बैंक के पास कितनी पूंजी होनी चाहिए, इन सारे जो मानदंड हैं उनको पूरा करने की सिफारिशें की जाए, और अगर कोई बैंक ऐसा नहीं करता है तो उसको दंड दिया जाए। आगे चलते हैं। अब 2 बार नरसिम्हा समिति बन गई, तो इस समिति की सिफारिश पर सरकार ने क्या कदम उठाए, इसको हम देखते हैं। पहला, जो आरबीआई ने ये कदम उठाया कि जो पूंजी पर्याप्तता अनुपात है इसमें वृद्धि की गई तथा इसे योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की प्रयास किए। पूंजी पर्याप्तता अनुपात की अगर मैं बात करूं तो पूंजी पर्याप्तता का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, तो ये तो वो पैसा है जो बैंक को अलग ही रख देना है।
उसके बाद जो उसके पास पैसा बचा वो क्या कहलाता है? पूंजी पर्याप्तता। यानी कि ये जो पैसा बचा इससे ही वो बिजनेस करेगा, इससे ही वो लोगों को लोन देगा और उससे ब्याज दर के रूप में उसे मुनाफा होगा। नेक्स्ट, अक्टूबर 1999 में 17 बैंकों को स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमस स्वायत्ता पत्र प्रदान किया गया। ठीक है, ऑटोनॉमस लेटर्स, यानी कि वो अब अपने हिसाब से काम कर सकते थे। यानी कि उनको पूंजी कहाँ से इकट्ठा करनी है, किसको ऋण देना है, किसको नहीं देना है, कितना ऋण देना है, किस सेक्टर में ज़्यादा फोकस करना है, अपनी ग्रोथ कैसे करना है, ये सारे काम वो खुद कर सकते थे। नए ब्रांच ओपन करना है, ये सारे काम भी। ठीक है, एनपीए से निपटने के लिए फिर 2002 में सरफासी एक्ट को लाया गया। ठीक है, सरफासी एक्ट क्या है इसके बारे में हम डिटेल में कभी चर्चा करेंगे आगे, अगर लेक्चर में आप उनको मिलेगा तो। उसके बाद बैंकों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, बैंकों को अधिक व्यावसायिक बनाने के लिए सरकार ने इंद्रधनुष योजना को लाया। तो इस प्रकार हमने देखा नरसिम्हा समिति ने क्या सिफारिशें की और सरकार ने उस पर क्या कदम उठाए। आगे एक शब्द प्रयोग में आता है, अभी काफ़ी चर्चा में है, वो है बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग ऑम्बड्समैन। ये क्या है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। इसके अगर आरंभ की बात करूं तो 14 जून 1995 में यह आरंभ हुआ। ये जो बैंकिंग लोकपाल होता है ये आरबीआई के देखरेख और नियंत्रण में काम करता है। इसके मुख्य उद्देश्य या मुख्य कार्यों की अगर मैं बात करूं या इसके मुख्य उद्देश्य की बात करूं तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि बैंकिंग संबंधित जितने भी शिकायतें हैं उनका जल्द से जल्द निपटान करना, वो भी कानूनी उलझनों के बिना। ठीक, अगर इसके दायरे की बात करूं तो इसके अंतर्गत कौन कौन से काम होते हैं, तो इसमें होता है क्रेडिट कार्ड संबंधी शिकायतें, पेंशन संबंधी शिकायतें, बैंकिंग सुविधा वादे आदि संबंधी शिकायतें। जैसे बैंक ने कहा कि भाई आप हमारे अकाउंट खोल लो तो हम साथ में आपको इसका चार्ज फ्री कर देंगे, या आप इतनी ये जो लिमिट है इससे ज़्यादा भी पैसा निकालोगे तो हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। इस तरह के कोई बैंक वायदे करता है और फिर बाद में मुकर जाता है, उससे संबंधित कोई शिकायतें हैं तो भी आप बैंकिंग लोकपाल में जा सकते हैं। इसके अलावा जो बैंक द्वारा जो व्यवहार कोड है उसका अगर उचित पालन नहीं किया जाता है या उससे संबंधित कोई शिकायतें हैं तो भी आप बैंकिंग लोकपाल में जा सकते हैं उसके खिलाफ। इसके अलावा ग्राहक को अगर बिना पूर्व सूचना दिए कोई अधिभार लगा दिया जाता है या उनके अकाउंट से कुछ पैसे निकाल लिए जाते हैं मेंटेनेंस के नाम पर, या कोई ज़बरदस्ती उनसे पैसे की वसूली की जाती है, तो इससे संबंधित भी जितने भी शिकायतें हैं उसके लिए आप बैंकिंग लोकपाल पे जा सकते हैं। तो ये था बैंकिंग लोकपाल। आरबीआई को हमने समझा, उसकी मौद्रिक नीतियों को हमने समझा, शेयर मार्केट को देखा, म्यूचुअल फंड के बारे में देखा और सेबी के बारे में जाना। जनधन योजना और मुद्रा योजना पर हमने थोड़ी चर्चा की। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, और आपके कोई भी सुझाव हैं, विचार हैं या इस लेक्चर से संबंधित आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें सीधा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर जाएं, अन्यथा घर में रहें, पढ़ाई पर ध्यान दें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।